हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी एक बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि ईटीएफ में इन्वेस्ट करो। आपको बहुत सारे लोग ऐसे कहते हुए मिल जाएंगे कि म्यूचुअल फंड से बहुत बेहतर है ईटीएफ। लेकिन दोस्तों, अगर वास्तविकता को गौर किया जाए तो दोनों का अपना प्रोज और कॉन्स दोनों है। दोनों की अपनी अपनी अच्छाइयां हैं और दोनों की अपनी अपनी खामियां भी हैं। कौन किसके लिए बेहतर है, या फिर दोनों को मिला के यानी कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड को मिला के एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। क्योंकि जो फायदा म्यूचुअल फंड्स के एक्टिव फंड से मिल सकता है वो ईटीएफ के इंडेक्स फंड में नहीं मिल पाता है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बना दूंगा, क्योंकि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के बीच एक राइट बैलेंस बना के रखना और कौन किसके लिए बेहतर है, इस चीज को समझने के लिए दोनों का प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी बहुत सारे लोग ईटीएफ में ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो साथ में बहुत सारी गलतियां भी कर रहे हैं। मैं इस वीडियो में उन 10 गलतियों का बात करूंगा जो अगर आप करने से बच गए तो आप औरों से बेहतर प्रॉफिट कमा पाएंगे। सबसे पहला मिस्टेक जो मैक्सिमम लोग करते हैं वो है कि ईटीएफ को चुनते समय या ईटीएफ को खरीदते समय उसके लिक्विडिटी या वॉल्यूम का ध्यान नहीं रखते हैं। और ईटीएफ के केस में लिक्विडिटी और वॉल्यूम का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप लो लिक्विडिटी और लो वॉल्यूम वाले ईटीएफ को खरीद लेंगे तो आप फंस भी सकते हैं। क्योंकि आप अपने ईटीएफ को बेच तभी पाएंगे जब आपके ईटीएफ को कोई खरीदने वाला होगा, और ये तभी होगा जब उस ईटीएफ में अच्छा खासा लिक्विडिटी होगा, अच्छा खासा वॉल्यूम होगा। ये लिक्विडिटी का प्रॉब्लम म्यूचुअल फंड के केस में नहीं होता है, लेकिन अगर आप ईटीएफ खरीद रहे हैं तो आप उसके लिक्विडिटी और उसके वॉल्यूम का जरूर ध्यान रखिएगा। अगला जो मिस्टेक लोग करते हैं कि लोग अंडरलाइन एसेट्स का मतलब नहीं समझते हैं। कई सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जो लोग स्मॉल कैप के ईटीएफ में इन्वेस्ट कर देते हैं और कहते हैं कि हमें रिस्क कम लेना है। तो भैया, अगर आप स्मॉल कैप के ईटीएफ में इन्वेस्ट किए हैं तो वहां तो रिस्क होगा ही, क्योंकि वो स्मॉल कैप के 250 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। अगर आपको रिस्क कम लेना है तो आप लार्ज कैप के ईटीएफ में इन्वेस्ट कीजिए ना। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि लार्ज कैप के लिए निफ्टी 50 का इंडेक्स होता है जो कि टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट करता है, और उसके बाद नेक्स्ट 50 का इंडेक्स होता है, उसमें टॉप 50 कंपनी को छोड़ के नेक्स्ट 50 कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। और इसी तरीके से मिड कैप का इंडेक्स होता है, स्मॉल कैप का इंडेक्स होता है, किसी सेक्टर या पर्टिकुलर थीम का ईटीएफ होता है, जैसे कि आईटी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर का ईटीएफ होता है, गोल्ड का ईटीएफ होता है, फॉरेन का ईटीएफ होता है। तो जो जिसका ईटीएफ होता है वो उसको फॉलो करता है। एग्जाम्पल के तौर पर गोल्ड का ईटीएफ गोल्ड के इंडेक्स को फॉलो करता है। फॉरेन के ईटीएफ बोले, एग्जाम्पल के तौर पर एमएएच टेक को देख लें, वो चाइनीज कंपनियों के इंडेक्स को फॉलो करता है, जैसे कि उसमें अप्पो, वीवो, साइमी ये सब कंपनियां इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर देखें, मैफैंग का ईटीएफ है, उसमें इन्वेस्ट करने से आपका पैसा फेसबुक, गूगल, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। तो यहाँ से ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा ईटीएफ कौन सा इंडेक्स को फॉलो करता है। तो ईटीएफ को चुनने से पहले ईटीएफ के इंडेक्स के बारे में भी जरूर जानकारी ले लीजिए, ताकि आप अपने रिस्क के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से सही ईटीएफ चुन सकें। तीसरा जो बहुत बड़ा गलती लोग करते हैं कि वो ईटीएफ के एक्सपेंस रेशियो को इग्नोर करते हैं। ईटीएफ में हम लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें एक्सपेंस रेशियो कम लगता है। ऐसा इसलिए है कि ये ईटीएफ पैसिव फंड है, इसलिए इसमें एक्सपेंस रेशियो जनरली कम होता है। लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड के एक्टिव फंड की बात करें तो उसमें एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। इसमें आपको 0.5 से 2% तक का एक्सपेंस रेशियो लग जाता है। लेकिन अगर आप यहीं पर पैसिव इन्वेस्टिंग करते हैं, ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है। 0.10, 0.20, 0.50 इस टाइप का हो सकता है। यहाँ पर ईटीएफ का फायदा यही होता है कि यहाँ आपको प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है और साथ में एक्सपेंस रेशियो कम लगता है, क्योंकि यहाँ फंड को मैनेज करने के लिए कोई एक्टिव फंड मैनेजर नहीं होता है। तो आप जब भी किसी ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसके एक्सपेंस रेशियो को जरूर देखिए, यानी कि उससे सिमिलर ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो से कंपेयर करके कम एक्सपेंस रेशियो वाला ईटीएफ को चुनना चाहिए। अगर सिमिलर ईटीएफ है तो रिटर्न तो लगभग सेम ही देगा, क्योंकि वे सभी इंडेक्स को ही फॉलो करते हैं। तो फिर ज्यादा एक्सपेंस रेशियो क्यों देने का? तो ईटीएफ चुनते समय ईटीएफ के एक्सपेंस रेशियो कंपेयर करके जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको फालतू का ज्यादा एक्सपेंस रेशियो ना देना पड़े। ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो कंपेयर करने के लिए उसके पीयर्स और उसके कैटेगरी से कंपेयर जरूर करना चाहिए, ताकि आपको फालतू में ज्यादा एक्सपेंस रेशियो ना देना पड़े। चौथा गलती लोग ईटीएफ इन्वेस्टिंग के समय करते हैं वो है कि टैक्सेस का ध्यान नहीं रखते हैं, और जब बार बार खरीद बेच करने के बाद फाइनल कटे हुए टैक्सेस को देखते हैं तब उनको पता चलता है कि अरे यार, हम तो टैक्स का ध्यान ही नहीं रखे। तो मेनली यहाँ 2 तरह का टैक्सेस लगता है। फर्स्ट है एसटीसीजी यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इसमें आप जितना प्रॉफिट जनरेट करते हैं उसका 20% टैक्स के रूप में कट जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि अगर आपका प्रॉफिट 100 रुपये है तो 100 रुपये में से 20 रुपया टैक्स कट जाएगा और आपको सिर्फ 80 रुपया ही मिलता है। इसलिए ईटीएफ में भी अगर आप स्विंग कैप्चर करते हैं तो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का ध्यान जरूर रखना चाहिए। और दूसरा टैक्स है एलटीसीजी
यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इसमें अगर आप 1 साल के बाद प्रॉफिट बुक करते हैं और आपका प्रॉफिट अमाउंट 1.25 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको 12.5% टैक्स देना पड़ता है, और अगर आपका प्रॉफिट 1.25 लाख रुपये से कम का है तो आपको कोई भी टैक्स देने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो आप ये सब टैक्सेस का भी ध्यान जरूर रखिएगा ताकि आपको बाद में टैक्सेस की वजह से पछताना ना पड़े और आप अपने सूझबूझ से सही जानकारी के साथ अपने जरूरत के हिसाब से सही टाइम होराइजन में खरीद बिक्री कर सकें। 5वां मिस्टेक जो लोग कर रहे हैं वो है कि ETF को चुनते समय उसके ट्रैकिंग एरर को ध्यान नहीं रखते हैं। तो जब भी आप ETF को चुन रहे हैं तो उस ETF के पीयर्स और उसके कैटेगरी के ETF के साथ ट्रैकिंग एरर का कंपेयर भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जिस ETF में जितना ज्यादा ट्रैकिंग एरर होगा उसमें आपको उतना ज्यादा घाटा होगा। तो आप ये कोशिश जरूर कीजिएगा कि कम से कम ट्रैकिंग एरर वाला ETF को ही चुने ताकि आपको घाटा कम हो और आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाए। छठा गलती लोग जो करते हैं वो सिर्फ ETF के पास्ट परफॉर्मेंस को देख के उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस देखना जरूरी भी होता है, लेकिन सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस को देख के इन्वेस्ट करना ये सही नहीं है, क्योंकि जो ETF पहले अच्छा परफॉर्म किया है वो ये जरूरी नहीं है कि आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इसलिए उसका और भी पैरामीटर्स, जैसे कि वो कौन सा इंडेक्स को फॉलो करता है, कौन सी कंपनी का ETF है, उसका ट्रैकिंग एरर कितना है, उसका AUM कितना है, उसमें लिक्विडिटी या वॉल्यूम है कि नहीं, ये सब देखना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो जरूर ही आप एक अच्छे ETF को चुन पाएंगे और आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाएंगे। 7वां मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर या किसी पर्टिकुलर थीम के ETF में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ उनको ये नहीं पता होता है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर के ETF या पर्टिकुलर थीम के ETF में इन्वेस्ट करना ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि अगर वो सेक्टर अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो लॉसेस हो सकता है। तो अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है, मार्केट में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, तो सेक्टर और थीमेटिक ETF में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। 8वां गलती जो लोग करते हैं वो ETF के पोर्टफोलियो को भी ओवर डाइवर्सिफाई कर देते हैं। जैसे कि अगर आपको स्मॉल कैप के ETF में इन्वेस्ट करना है तो अगर आप किसी भी स्मॉल कैप के ETF में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट तो 250 स्मॉल कैप कंपनियों में ही होगा और रिटर्न भी लगभग सिमिलर होगा। तो यहाँ पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा हो जाने के कारण आपको कुछ खास फायदा नहीं मिल पाएगा। तो एक ही कैटेगरी का बहुत सारे ETF में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर भी देते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। 9वां गलती जो लोग करते हैं कि वो लोग AUM का ध्यान नहीं रखते हैं। AUM मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो अगर ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो एक अच्छा ETF चुनने के लिए प्रॉपर AUM का होना भी बहुत जरूरी होता है। ध्यान रहे कि AUM अच्छा खासा हो, क्योंकि जिस ETF का AUM अच्छा खासा होता है उसमें लिक्विडिटी और वॉल्यूम भी अच्छा होता है। इसलिए ETF को चुनते समय उसके AUM का भी ध्यान जरूर रखिएगा। और 10वां और सबसे बड़ा मिस्टेक जो ज्यादातर लोग करते हैं कि बिना स्किल्स के ETF में शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। तो हम लोग तो पहले भी देख चुके हैं कि कई सारे टैक्सेस लगते हैं, जिसके कारण लॉन्ग टर्म में पता चलता है कि जितना प्रॉफिट नहीं हुआ है उससे ज्यादा तो टैक्सेस कट गया है। और प्रॉपर नॉलेज और स्किल्स नहीं रहने के कारण वो कहीं भी बाय कर लेते हैं और कहीं भी सेल कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको तो प्रॉफिट होने से रहा, लेकिन ट्रांजैक्शन टैक्स, ब्रोकरेज टैक्स और भी कई सारे टैक्सेस कट जाते हैं और एट द एंड पता चलता है कि प्रॉफिट से ज्यादा तो टैक्सेस पे करना पड़ा है। तो एक तो है कि आपको मार्केट में एक्टिवली इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, और अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है तो ही इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा कि आप प्रॉपर स्विंग को कैप्चर कर पाएंगे। तो अगर आप स्विंग कैप्चर करना चाहते हैं तो प्रॉपर नॉलेज और स्किल्स के साथ साथ टैक्सेस का भी जरूर ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में मैं जितने भी मिस्टेक्स को बताया हूं, अगर आप ध्यान से सुने हैं और अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में फॉलो करेंगे तो जरूर ही बड़े लॉसेस से बच जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आपको वीडियो देख के कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारा फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो रेगुलर मिलता रहे। धन्यवाद।